हम बात करने वाले हैं एएलपी के 2025 एग्ज़ाम की तैयारी की। हम बिल्कुल जिसको जीरो से स्टार्ट करनी है ना तैयारी, जिसको पता ही नहीं है कि तैयारी में क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या होना है, ये वीडियो उसके लिए है। आपको A to Z चीज़ें पता चल जाएंगी। हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या हमारी पढ़ाई का टाइम टेबल होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक स्मार्ट स्टडी प्लान लेकर आएंगे, जिसमें कि एक बंदा सपोज 8 से 10 घंटे भी पढ़ रहा है और अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आप इससे आधे टाइम यानी 4-5 घंटे पढ़कर भी उतने ही मार्क्स ला सकते हो या फिर सिलेक्शन ले सकते हो। आप भी कैसे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मैंने सब चीज़ें बनाई हैं दोस्त, यहाँ पर पूरा आपका सिलेबस लिखा है, एक एक टॉपिक जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। साइंस को कैसे कवर करना है, रिवीजन को कैसे संभालना है, पूरा टाइम टेबल क्या है मंडे से संडे तक का, सारी चीज़ें आप बस लास्ट तक देखते रहना। यहाँ पर दोस्त समझिए आप इस बात को कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है इस वीडियो का कि हम लगभग 4 महीने की तैयारी का एक टारगेट बनाएंगे कि हमें अगले 4 महीने पढ़ना है। हमारा टारगेट रहेगा कि CBT 1, क्योंकि पहले CBT 1 ही है भाई, साइको टेस्ट बाद में, तो बाद में ही तो तैयारी करोगे ना। हम अभी CBT 1 पर फोकस रखेंगे और देखेंगे कि हमारे 75 में से 60 प्लस मार्क्स आएँ, ये टारगेट हम लेकर चलेंगे। स्टडी टाइम लगभग 5 से 6 घंटे हमारा रोज का रहेगा, 5 to 6 आवर डेली। ठीक है, तो हम एक स्मार्ट स्टडी प्लान को लेकर चलने वाले हैं। ठीक, अब आगे बात सुनिए जरा। स्मार्ट स्टडी प्लान में कुछ चीज़ें नॉर्मल स्टडी प्लान से चेंज होंगी। सबसे पहले हम अगर एग्जाम पैटर्न को देखें तो दोस्त मैथ के आते हैं 20 सवाल, रीजनिंग के आते हैं 25 सवाल, साइंस के आते हैं 20 सवाल। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आ जाते हैं। और जीए के आते हैं दोस्त यहाँ पर 10 सवाल। तो अगर हम साइंस को कवर कर लें 20, मैथ को कवर कर लें 40 और रीजनिंग को कवर कर लें 65, तो हमारे 75 में से 65 मार्क्स बन रहे हैं। अब आप पूछोगे कि यार सेफ स्कोर कितना होता है, तो सेफ स्कोर एक जो मैं बता दूं तो CBT 1 का 75 में से अगर आपके 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, भले ही आप जनरल कैटेगरी में हो तो भी आप हर जोन में पास हो जाओगे। ठीक है, इतनी ही कट ऑफ जाती है, इससे ऊंची कट ऑफ जाती नहीं है, कम ही जाती है। 50 आउट ऑफ 100, 50 से 60 के बीच में रह जाती है, आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ। यानी 75 में से अगर बात करेंगे तो 40 के आसपास ही वो रहती हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन होते हैं। ये 60 मिनट का ऑफिशियल टाइम होता है, परंतु आपको रियलिटी में 55 मिनट का ही मिलता है। वो मैं बताऊंगा बाद में कि क्यों मिलता है। 55 मिनट में आपको 75 सवाल करने हैं, जिसमें से 45 सवाल मैथ और रीजनिंग के हो जाते हैं। यानी 45 सवाल का मतलब मोटा मोटा 45 मिनट मैथ और रीजनिंग ही ले जाती हैं। अब बचते हैं आपके 10 मिनट। इन 10 मिनट में आप साइंस कर पाते हो। तो स्पीड यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है CBT 1 में। यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए मैंने आपके सामने 4 बुक्स दिखा रखी हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं, रेलवे के लिए ही डेडिकेटेड है। ये RRB ALP हो, चाहे JEE हो, चाहे NTPC हो, चाहे हो फिर ग्रुप D, ये सभी को कवर करती हैं। यानी कि अगर आप एक बार एक बुक ले लेते हैं सपोज मैथ की, तो फिर ये नहीं है कि आपको NTPC के लिए मैथ की कोई दूसरी बुक लेनी पड़ेगी, इसी से ही काम चल जाएगा। इसमें चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सवाल दे रखे हैं जो कि पहले रेलवे में आए हुए हैं। और रेलवे की खास बात है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बुक्स आपको अमेजन पे सर्च कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर सर्च कर सकते हैं, किसी दुकान पर जाकर कहेंगे किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक दे दो, वहाँ से मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर चैनल के नाम के ऊपर भी टैग प्रोडक्ट्स में इसको बॉय करने का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको मैं कुछ बहुत ही काम की बातें समझाने वाला हूँ, जिससे आपके CBT 1 और CBT 2 में क्या रिलेशन होने वाला है ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्त, एक बात समझ लीजिए कि इस एग्ज़ाम के मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। दोबारा सुन लीजिए, इस एग्ज़ाम के मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो अब आप 75 में से 75 लेके आते हो, चाहे 75 में से 45 लेके आते हो और CBT 2 में पहुंच जाते हो, तो वो बंदा और वो बंदा दोनों ही बराबर हैं। दोनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपके पहले मार्क्स ज़्यादा थे या कम। मेरिट में किसी के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। ये बात समझ में आ गई। तो हम GA पर देखते हैं कि GA जो है वो CBT 2 में तो आ ही नहीं रही। GA जो है वो CBT 2 में आ ही नहीं रही और CBT 1 में सिर्फ 10 मार्क्स की आ रही है। तो 10 मार्क्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ जाएगी। इसलिए जिन बच्चों की GA कमज़ोर है वो ALP के लिए GA को छोड़ दें, वो ALP के लिए GA को छोड़ दें। इसको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है CBT 1 में भी। ठीक है, हमारे फोकस में कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं? मैथ होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है और साइंस होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि CBT 2 में ये तीनों ही सब्जेक्ट आते हैं और मैथ रीजनिंग तो ऐसे हैं कि इनका जो CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस है उसमें जरा भी अंतर नहीं है। साइंस में कुछ टॉपिक्स बढ़ जाते हैं,
CBT 1 में क्लास 10 तक की साइंस आती है, साइंस जो आती है वो क्लास 10 तक की साइंस आती है, परंतु CBT 2 में 11th 12th के भी कुछ टॉपिक्स जुड़ जाते हैं। ये बात मेरी आपकी समझ में आई होगी शायद। आगे बढ़ते हैं, तैयारी शुरू करने की बात करते हैं। तो दोस्त होता क्या है, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उस एग्ज़ाम का पहले लेवल जान लें कि इसका लेवल कैसा होता है, क्या इसके सवाल हमें आते हैं या नहीं आते हैं, या हम सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, उस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है भाई, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के कितने सवाल आ रहे हैं, कितने कठिन आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा, और हमारा उसमें परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए तैयारी शुरू करने से पहले हम 5-6 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ठीक है, होता क्या है, बहुत से लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो डायरेक्ट पढ़ाई शुरू नहीं करनी है, पढ़ाई शुरू करेंगे पर पहले 2-4 दिन हम 5-6 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। उसमें से क्या करना, 2-3 सेट को पहले ऐसे ही करना बिना टाइमिंग के। आप बस ये पूरा सॉल्व करके देखना कि हाँ भाई मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5 जितने आपका मन हो उतने करना। इसके बाद 2-3 सेट्स आप लगाना टाइमर के साथ, अभी 60 मिनट का टाइमर लगाना। ठीक है, 60 मिनट में देखना 75 में से तब कितने मार्क्स ला पा रहे हो सकता है आपकी स्पीड पहले से अच्छी हो तो आप सभी सवाल को अटेम्प्ट कर पा रहे हो सकता है आपकी स्पीड बहुत स्लो हो और आप 75 में से सिर्फ 50 सवाल ही अटेम्प्ट कर पाए हो। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है ना कि हमें अपनी स्पीड पर वर्क करना है या फिर हमें टॉपिक सीखने पर वर्क करना है। बहुत से बच्चे होंगे जिनको सवाल ही नहीं आ रहे होंगे तो उनको तो टॉपिक सीखने पर वर्क करना पड़ेगा। ये बुक है दोस्त, किरण पब्लिकेशन की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है, बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये बुक्स भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टैग प्रोडक्ट्स में भी है। बुक सबसे पहले इसी को मंगाना। ठीक है, जब तक आप फॉर्म भरते हो इसको मंगा लेना, बाकी बुक्स आप इसके बाद मंगा सकते हो चाहे तो, या फिर सब कुछ साथ में भी मंगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, परंतु स्टार्टिंग इसी बुक से होनी है। ठीक है, अब आपने पेपर दे लिए, 6-7 पेपर दे लिए, अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि भाई अच्छा इसमें ऐसे सवाल आते हैं और ये तो मेरे पड़े हुए हैं या फिर मैं कर सकता हूँ। भाई पेपर देते ही पता चल जाता है कि आप उस पेपर को कर सकते हो, पास कर सकते हो या फिर नहीं। अपने मार्क्स को एनालाइज करिए कि आपने जो इतने पेपर दिए उसमें लगभग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पुराने बच्चे जो कि एसएससी की तैयारी कर चुके होंगे वो काफ़ी बेहतर होंगे, सीधी सी बात है। जो किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे वो भी काफ़ी बेहतर होंगे। जो रेलवे की पहले से तैयारी कर रहे होंगे पिछले साल से, वो या पिछले साल भी पेपर दिए होंगे, वो भी बेहतर होंगे। परंतु बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि नई तैयारी शुरू कर रहे होंगे या फिर शायद थोड़े से कमज़ोर होंगे। ठीक है, वो अब देखें ज़रा, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 20 से कम आए, यानी कि भाई बहुत समस्या आने वाली है, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके 30 के आसपास आए, यानी 20 से 30 के बीच में आए, तो मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी, पर हाँ चांस हैं। ठीक है, 30 से 35 के बीच में आए, यानी कि आप बीच की कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल चांस हैं, पक्का आपका होगा। और 35 के ऊपर हैं तो यानी आप पहले से ही थोड़ी तैयारी में हैं। भाई 35 नंबर के ऊपर उसी के आएंगे जो या तो पहले से तैयारी में हैं, यानी किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर चुका है, या फिर वो पढ़ने में काफ़ी होशियार है। ठीक है, उनने अपने स्कूल में जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से समझे हैं, उसी के 35 नंबर आएंगे। अब आपने अपने मार्क्स को एनालाइज कर लिया, अब पढ़ने पे स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए लाखों बच्चे हैं और उन लाखों बच्चों का जो पढ़ने का तरीका है वो सब अलग अलग होगा। कुछ बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे जो कि उनके पास में खुली हुई होंगी, और कोई बुरी चीज़ नहीं है, नौकरी के लिए हर एक कदम उठाना चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे कोचिंग को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर उनको पढ़ाते रहेंगे, वो घर पर आकर पढ़ते रहेंगे। उनमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा जो सही से पढ़ेंगे और कुछ बच्चे जो सही से नहीं पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चे हैं, अब तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ को परचेज़ करने की। बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोर्स को परचेज़ कर लेंगे किसी न किसी के, और वहाँ से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपकी लेक्चर्स होते रहेंगे, वहाँ भी सेम होगा। जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा सीरियस होकर, भाई वो पास हो जाएगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा, वो नहीं होगा। तीसरे वो बच्चे हैं जो कि सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी में वो बच्चे आ जाते हैं जैसे कि मैं, जैसे कि आप में से बहुत से, जो कि फ्री में पढ़ने वाले हैं, घर में पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब से, बुक्स की हेल्प से पढ़ने वाले हैं। तो मैं पर अपने बारे में बताऊं तो मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी अपने समय में। अब बहुत से बच्चे आप में से कहेंगे, और थोड़ा बहुत वो सही भी है, कि उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। पर दोस्त उस समय भी मेरे लगभग 78 नंबर आए थे रॉ मार्क्स CBT 2 में,
और वो अगर आज भी आ जाए तो आज भी सिलेक्शन हो जाएगा उतना। तो मार्क्स से मतलब होता है, कंपटीशन से क्या है भाई। अगर 1000 बच्चे बैठ रहे हैं पर कट ऑफ 78 जा रही है और 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तब भी कट ऑफ 78 बैठ रही है, तो आपको तो सिर्फ अपने मार्क्स से मतलब है ना, भीड़ से मतलब थोड़ी है। मेरी एजुकेशन थी, बीटेक किया हुआ है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और मैं फिजिक्स का ट्यूशन भी पढ़ाता था, जो कि मेरे लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहा। मैं ये कहूँगा कि मैंने जो बिना तैयारी के कुछ ही तैयारी में पास हो गया, उसमें इसका बहुत अहम रोल था। इसके अलावा और मेरी जो मैथ और रीजनिंग थी दोस्त, वो भी पहले से ही अच्छी थी। मतलब स्कूल कॉलेज में भी मेरी मैथ रीजनिंग सही रही है, कोई समस्या नहीं रही है। और अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ूँ तो वो मुझे ज़्यादा देर भी नहीं लगती थी उसको सीखने में, ठीक है। तो ये मेरे बारे में हो गया। तैयारी कैसे करनी है, इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ख़ास सलाह देना चाहता हूँ। मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था, बस उसी बेसिस पे आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको 9th-10th के बच्चे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मिलते हैं तो आप सिर्फ ये सोच के उनको मना मत कर देना कि भाई नहीं, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं वो कहेंगे अरे हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। भाई आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको 9th-10th के बच्चा कोई मिलता है कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, समझ लेना आप सिर्फ उसे नहीं पढ़ा रहे हो, आप बल्कि अपनी भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आप साथ साथ अपनी भी तैयारी कर रहे हो। 9th और 10th क्लास की अगर आपने साइंस पढ़ा दी तो ये समझ लीजिए CBT 1 में साइंस में 20 में से 20 आपके नंबर रखे हैं। क्योंकि जब आप पढ़ाते हो ना तो उसकी बात ही अलग होती है। आप उस समय बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हो, क्योंकि समझाने के लिए पहले समझना पड़ेगा ना। आपको नहीं आती, मैं समझ रहा हूँ, पर आप पकड़ लो कोई बच्चा, जब आप उसको प्रेशर रहेगा उसको पढ़ाने का तो आप उसको पढ़ाने के लिए रोज़ पढ़ोगे। मैंने भी ऐसा ही किया था। अब बात आ जाती है टाइम टेबल की, यानी तैयारी कैसे शुरू करें, कैसे टाइम का मैनेजमेंट करें, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। सबसे पहले तो आप अपना एक बेस्ट टाइम चुन लो। मेरा समय था, मैंने जैसे कर लिया था, जैसे मेरा टाइम था मॉर्निंग का दोस्त। मैं सुबह क्या होता है, शाम तक क्या होता है, मैं खेलने उलने का मन होता है, कोई दोस्त आ जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं ना, घर के काम हो जाते हैं। रात को मैं थकान हो जाती थी, मैं सो जाता था, टीवी देख लिया, है ना। अच्छा, रात और दिन के समय क्या होता है, जब आप फ़ोन से पढ़ रहे होते हो तो फ़ोन में दूसरी चीज़ें भी देखने लगते हो, कभी कोई रील देखने लगे, कभी कोई एपिसोड देखने लगे। मेरे पर्सनल जो अपना था वो यही था कि मेरे लिए मॉर्निंग का समय सबसे सही था। उस समय ना तो मुझे कोई काम होते थे, मौसम ठंडा रहता था, शांत दिमाग रहता था, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता था कि मोबाइल में मैं रील देख लूँ या गेम खेल लूँ। तो मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई मॉर्निंग में होती थी। तो आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई जिस समय हो उस समय आपको मैथ और रीजनिंग पढ़नी है। क्योंकि सपोज़ जिस समय सबसे अच्छी पढ़ाई हो पाती है उसी समय आदमी ज़्यादा देर तक पढ़ पाता है। मैं सुबह कई घंटे पढ़ लूँगा, दोपहर को शायद 1 ही घंटा पढ़ पाऊँ और उसके बाद मुझे नींद आने लग जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ठीक, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप अपना बेस्ट टाइम चुनो और उसमें मैथ और रीजनिंग को रखो। अब यहाँ पर अगर मैं बेस्ट टाइम अपने हिसाब से बनाऊँ या आपका भी बेस्ट टाइम है मॉर्निंग मानूँ, तो फिर मॉर्निंग में हम सिर्फ 1 से 1.5 घंटा मैथ और 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे। ज़्यादा देर पढ़ोगे तो आपका दिमाग भारी हो जाएगा। अपना 1-1.5 घंटा डिपेंड करता है टॉपिक पर, आपको इस तरह से 2 से 3 घंटे मैथ और रीजनिंग में निकाल देने हैं। आपको यहाँ पर टॉपिक आएंगे, किस तरह से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं समझाऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या करना है, टॉपिक्स को सीखना है। आप उसको बुक से सीखें। जब आपको टॉपिक का नाम पता होगा तो आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। सपोज़ आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, आपको पता है, वो कब पता होगा, जब आपके पास सिलेबस होगा। सिलेबस कब होगा अभी मैं नोट कराऊंगा। या फिर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। तो आप उन टॉपिक्स को सीखिए, समझिए, और इतना ही आपको करना है। 2-4 वो क्वेश्चन आंसर जो प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब चैनल वाले कराएं वो करिए या खुद करिए। अभी आप सीख रहे हैं। सुबह का समय ख़त्म हो गया, अपना खाने पीने में लग जाइए, जो काम है वो निपटाइए, और दोपहर के समय आप जाते हैं। दोपहर के समय में 2 घंटे साइंस पढ़नी है। अब साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करें? तो भाई जो आपको सबसे आसान लगता हो या पहले से जो पढ़ा हुआ हो वो लगता हो, यानी जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, सबसे पहले उसी को ही कवर कीजिए। अगर आपको फिज़िक्स अच्छी लगती है तो फिज़िक्स से शुरुआत कीजिए, केमिस्ट्री अच्छी लगती है या आसान लगती है तो केमिस्ट्री से शुरुआत कीजिए। अच्छा, यहाँ भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं, समझने हैं, और उनके साफ साफ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और नोट्स दोस्त मैथ और रीजनिंग के भी आपको प्रिपेयर करने हैं। जो अभी आप कॉपी बनाओगे CBT 2 में, सिर्फ आप उस कॉपी पर नज़र मारोगे तो आपको वो टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। तब आपके पास ये नहीं होना चाहिए दोबारा से आप यूट्यूब खोल के या बुक्स खोल के उन टॉपिक्स को देख रहे हो ना। मैथ, रीजनिंग और साइंस के अब आपको नोट्स बनाने हैं, तभी आपको समय ज़्यादा लग रहा है। शाम का समय आएगा तो आपको क्या करना है, जो सुबह टॉपिक पढ़ा है मैथ और रीजनिंग का,
1 घंटा उस टॉपिक के मैथ के सवाल करने हैं और 1 घंटा उस टॉपिक के रीजनिंग के सवाल करने हैं। सुबह अगर आपने मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा तो 1 घंटा आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल कीजिए। कैलकुलेटर का यूज़ मत कीजिए, खुद ही कैलकुलेशन कीजिए। तो क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपको शाम को प्रैक्टिस करने हैं। सुबह भी आप कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे ही, मैथ ऐसी ही सीखी जाती है। टॉपिक के फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले लिखे, ठीक है। चाहे तो आप एक रफ कॉपी रख सकते हो, एक फेयर कॉपी रख सकते हो। आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, सुबह सीखने हैं टॉपिक, 2-4 सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है और शाम को उनके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। 10 सवाल हों, 20 सवाल हों, 40 सवाल हों, वो आपके ऊपर है। आप समय को बढ़ा सकते हैं। ये तो मैंने न्यूनतम समय लिखा हुआ है, यानी मिनिमम इतना तो आपको करना ही करना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कहाँ चला गया। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, बुक्स मैंने आपको बताई दी थी पहले ही, किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स थी। इससे ही आपको सवाल करेंगे तो क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल मिलेंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे, टाइप वाइज मिलेंगे। तो आप हर टाइप के सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बुक्स में पता भी चल जाएगा कौन से टाइप के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेल्फ स्टडी के लिए जब आप पढ़ रहे होंगे टॉपिक, तो आप कोई यूट्यूब चैनल भी पकड़ सकते हैं फिक्स, या फिर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक चल सकते हैं। भाई आपने कोई टॉपिक ढूंढा, सपोज आपने ढूंढा स्पीड एंड टाइम, जिस टीचर का आपको स्पीड एंड टाइम पढ़ाया हुआ सबसे अच्छा लगे, 2-4 मिनट सबकी देखिए, उससे आप वो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अपनी बताऊं तो एक चैनल था ऑनलाइन गुरुजी के नाम से, तो अगर आप सर्च करेंगे मैथ एसएससी मैथ ऑनलाइन गुरुजी तो प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। तो मैंने तो क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था, मैंने सिर्फ ऐसा पढ़ना था कि कम पढ़ के काम चल जाए, तो वो मेरा यहाँ से चल गया था। बाकी मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपको कोई चैनल के नाम पता हो जो कि मैथ, रीजनिंग और साइंस बहुत अच्छी पढ़ाता हो, चाहे वो एसएससी के लिए हो चाहे रेलवे के लिए हो, क्योंकि दोनों ही सेम सिलेबस रहता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे सबकी हेल्प हो पाए। ठीक है दोस्त, मैं उसको पिन कर दूंगा, जो तीनों के चैनल के नाम बता रखे होंगे, और बाकी बच्चे उसको देख सकते हैं। क्योंकि दोस्त मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो मुझे इस बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज है, थोड़ी सी, कुछ समय लगाऊंगा तो मुझे भी हो जाएगी। ये आपके सामने दोस्त पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस है, एक एक टॉपिक। जो आप मैथ की कॉपी बनाओ तो मैथ की कॉपी के पहले पन्ने पर यहाँ से यहाँ तक टॉपिक 1 by 1 2 3 4 करके डाल लीजिएगा सब, और इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाइए एक एक करके, और उन टॉपिक्स पर टिक मारते जाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना सिलेबस है और आपने पूरे सिलेबस में से कितने टॉपिक कवर कर लिए। जब आप इस तरह से पढ़ रहे होंगे तो लगभग 20 टॉपिक हैं, 5 लगभग 4-5 दिन एक टॉपिक को कंप्लीट करने में लगेंगे आपको। इतना समय जब आप देंगे तो हर टॉपिक को 4-5-6 दिन आपको कंप्लीट करने में लगेंगे। आप पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और उनके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। नंबर सिस्टम खत्म किया, उस पर टिक मार दिया, फिर बॉर्ड मास खत्म किया, उस पर टिक मार दिया, फिर डेसिमल खत्म किया, उस पर टिक मार दिया। इस तरह से आपको पता रहेगा कि आपके कितने टॉपिक हो गए और कितने टॉपिक बचे हैं। ये आ गया रीजनिंग का। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट वाले होते हैं तो उनका मुझे नहीं लगता कुछ हो पाता है, क्योंकि मेरे तो काम के भी स्क्रीनशॉट आज तक मैंने देखे नहीं हैं। ये तो आप क्यों ही देखोगे। ठीक है दोस्त, ये रहा रीजनिंग का पूरा सिलेबस, और सेम ऐसे ही करना आपको रीजनिंग का जो रजिस्टर बना हुआ है, उस रजिस्टर के पहले पन्ने पर इसके सिलेबस लिख लेना है, और जो जो टॉपिक होता जाए उन पर आपको टिक मारते जाना है। ठीक है दोस्त, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे 4 महीने होंगे आपके ये सभी पर टिक लग जाएंगे। साइंस में वही मैंने आपको बताया, साइंस को कोई टॉपिक नहीं दे रखा, ये दे रखा है कि क्लास 10 तक की, यानी 10th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती हैं, ये दे रखा है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैं काम की बातें आपको बताने वाला हूँ, जो वो इस प्रकार हैं। किसी सब्जेक्ट को आप जितना टाइम दोगे भाई, किसी सब्जेक्ट को आप जितना टाइम दोगे, सीधी सी बात है, वो आपको उतना ही अच्छा होगा और वो आपको आने लगेगा। ठीक है, वो आपको आने लग जाएगा। ठीक, आप भी कहोगे कि हाँ भाई अब ये मुझे आ रहा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम किसी सब्जेक्ट को जितना टाइम देंगे वो उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। सपोज़ अभी आप कहो कि मेरी मैथ बहुत वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना उसको। डेली अगर आप 2-3 घंटे पढ़ें और इस तरह से आप 5-6 महीने पढ़ें, मैं नहीं समझता भाई आपकी मैथ कमज़ोर रहेगी, बिल्कुल नहीं समझता हूँ। मेरे जो सब्जेक्ट कमज़ोर थे मैंने उनको समय दिया और वो मुझे आने लग जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, आप जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देंगे तो वो आपको आने लगेंगे टॉपिक, और तब जब आपको वो आने लगेंगे तब वो आपको उतना ही पसंद आने लगेगा और इजी लगने लगेगा। इसलिए डेली पढ़ो, समय दो। आप ये समझ लीजिए कि आपको 6 महीने समय देना है, पढ़ना है, सीखना है।
टॉपिक सीखो, ये मत समझना कि मैं लेट हो जाऊंगा भाई। CBT 1 कुछ नहीं है, आप सिर्फ सीखते सीखते ही CBT 1 पास कर जाओगे। असली तैयारी तो हमारी CBT 2 की चल रही है, क्योंकि जो हम अभी पढ़ रहे हैं सेम CBT 2 में आना है और उसके नंबर मेरिट में जुड़ने हैं। तो एक्चुअल में आप जो अभी हो वो CBT 1 की तैयारी ना करते हुए असली CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास टाइमलाइन इतनी नहीं है, हमारे पास टाइमलाइन इतनी है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से पता होगा तो आप इस तरह से घबराओगे नहीं, ठीक है। टॉपिक सीखो और फिर उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो। टाइम को भूल जाओ भाई। आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अगर पढ़ पाते हो ज़्यादा देर, तो आप उसको सीखो, आप खुद देखोगे कि आपको वो टॉपिक्स आने लगे। खास बात ध्यान रखना कि मैथ में अगर आप ज़्यादा ट्रिक्स सीखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ज़्यादा ट्रिक्स नहीं सीखनी है आपने। जो स्कूल में भाई सीधी मैथ में जितने टॉपिक हैं ना, वो सारे वही टॉपिक हैं जो आपने कभी ना कभी स्कूल में पढ़े थे। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, बॉड मास, ठीक है, और फ्रैक्शन, डेसिमल्स, ठीक, प्राइस के ऊपर के सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें सीखी थी। बेसिक फार्मूले भी कुछ होंगे, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होंगे। जो नई नई ट्रिक्स होती है ना, आप क्या देखते हो यूट्यूब पर, आपने देखा होगा कोचिंग्स में भी मैं देखता हूँ टीचर्स को। मैं कोचिंग्स में मैंने कुछ टीचर देखे हैं, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो उसके बाद कोरोना आ गया था, तो बहुत समय खाली रहा, तो मुझे लगा यार मेरा बहुत मन था कोचिंग की ज़िंदगी देखने का, कोचिंग जाने का, कोचिंग लाइफ देखने का, पर यार मैं देख नहीं पाया। तो सिलेक्शन होने के बाद भाई मैं कोचिंग गया, ठीक, और मैं सिर्फ जाकर मज़े लेता था। मज़े का मतलब है मैं देखता था कि ज़्यादातर मुझे आता था, और मैं ये देखता था कि जो टीचर्स थे ना वो बेसिक मेथड से पढ़ाते ही नहीं थे। क्योंकि अगर वो बेसिक मेथड से पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा ये तो मेरे स्कूल का टीचर भी पढ़ा रहा था। वो आपको डायरेक्ट कहाँ से पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट आपको इस तरह से पढ़ाते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करो, इससे 2 से डिवाइड कर दो। भाई पता ही नहीं है बच्चों को कि 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, जबकि आप बेसिक मेथड से अगर आप करेंगे ना, एक सवाल को बेसिक मेथड से करो, उसके जैसा दूसरा सवाल करो, फिर तीसरा सवाल करो। अब क्या होगा, पहले सवाल में अगर आपने 5 स्टेप में सवाल किया होगा तो 2-3 सवालों के बाद आप ना 1-2 स्टेप खुद ही खा जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है और 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि वो हर बार आ रहा होगा। तो हर बार आ रहा होगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि अच्छा ये तो इस तरह से आता है। तो ये जो ट्रिक्स बनती हैं ना, ये दोस्त डायरेक्ट ट्रिक्स किसी कहीं हवा से नहीं आती हैं, इन्हीं बेसिक मेथड्स के कुछ स्टेप्स को काटने के बाद ये ट्रिक्स बन जाती हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से करोगे तो फ़ायदे में रहोगे एग्ज़ाम के समय, ठीक। तो ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान रखना, मैथ में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स ना सीखें। किसी एक आध टॉपिक में सीख ली तो सीख ली, वरना बेसिक मेथड पर ही चिपके रहें। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपका बेसिक मेथड से ना हो पाए, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरी यकीन मानना। रीजनिंग की पूछो तो रीजनिंग में आप ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो, तभी आपका काम बन पाएगा। बेसिक मेथड से क्या मतलब, बहुत सारी ऐसी सवाल होते हैं, सवालों के टाइप होते हैं। सपोज़ मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये कुछ इस तरह के सवाल हैं जो आपके IQ पर बेस्ड होते हैं, साथ ही साथ इस पे बेस्ड होते हैं कि आप सवाल को किस तरह से अप्रोच कर पाते हैं, ठीक है। बहुत बार मैं क्या करता था, पन्ने पर सपोज़ 36 का उन्होंने माला कि इसका भाई मिरर इमेज बताओ, तो पन्ने पर लिख कर 36 पन्ना पलट के देख लिया कैसा दिख रहा है। तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको धीरे धीरे सीखनी है। कैसे सीखोगे, यूट्यूब से सीखो, समय देकर सीखो। आप जब टॉपिक को समय दोगे, उस सवालों को करने की कोशिश करोगे, 1 सवाल 2 सवाल, भाई किसी टॉपिक के जब आप 20 सवाल कर रहे हो ना, तो वो टॉपिक फिर आपसे छूटेगा नहीं कभी। तो रीजनिंग में आप ट्रिक्स सीखें, मैथ में ना सीखें। अच्छा होता क्या है, जब भी आप कोई नई ट्रिक सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो नई सीखी हुई चीज़ है। वो ऐसा नहीं कि आपने 10-12 साल से सीख रहे हो, नई सीखी हुई चीज़ बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए जो भी ट्रिक को सीखो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करो। तो हम मैथ और रीजनिंग को तो इस तरह से लेकर चलेंगे। अब बचता है साइंस। साइंस में 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आप कहोगे कि हम इसमें से किसकी शुरुआत करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो इनमें से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इजी लगता हो या फिर जो सबसे ज़्यादा पसंद हो, ठीक, आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करो, ठीक, उसी को हम सबसे पहले कवर करेंगे। और ट्यूशन अगर आप पढ़ाने लग गए हो इस सब्जेक्ट का, साइंस का, तो आपको समझ लीजिए फिर तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, फिर आपको उसको ज़्यादा समय नहीं देना अलग से। साफ़ सुथरे नोट्स बनाने हैं जो कि आपके लिए आगे तक बहुत हेल्पफुल रहेंगे। न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की यही कमी रह जाती है कि वो न्यूमेरिकल में पिछड़ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं दोस्त, ठीक है। तो वो जिस सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाओगे वह खुद कवर हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको फिर उसको अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है, ना उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो CBT 1 जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है,
तो इसी के साथ साथ हमारी क्या होगा, CBT 2 की तैयारी भी हो जाएगी। और इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ को, रीजनिंग को सुबह हमें सीखना है, शाम को उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं, दोपहर को साइंस पढ़नी है। और अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो तो आप चाहें तो साइंस का समय घटा सकते हो, क्योंकि आप उस समय मतलब पढ़ोगे तो, पर आप वो चीज़ पढ़ोगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो वो आपका सेम वर्क करेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक रूल की बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कहेंगे कि हम 4-5 दिन बाद टॉपिक को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत से बच्चों की ये कमी है, और कमी नहीं है, वो नेचुरल चीज़ है। कोई चीज़ आप अगर आज सीख रहे हो तो 4-5 दिन बाद उसको भूल जाओगे, अगर आप उसको रिवाइज ना करो तब। तो हम यहाँ पर लेकर आए हैं, अब अगर ऐसी तैयारी कर रहे हो तो 5+2 रूल। जब एग्ज़ाम के पास की तैयारी होती है तब आता है 6+1 रूल। जब कोई टॉपिक कठिन होता है, जैसे कि GA हो गया या फिर सिर्फ साइंस हो गया, तो उसमें चलता है 3+1 रूल। ये रूल क्या है, ये मेरे बनाए हुए रूल हैं भाई ये मेरे बनाए हुए रूल हैं। 5+2 रूल कहता है 5 दिन आप पढ़ाई करो और 2 दिन उस पढ़े हुए को रिवाइज करो। जब हम GA जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें 3+1 रूल बताता हूँ मैं ज़्यादातर। 3 दिन पढ़ाई करो और चौथे दिन जो 3 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ठीक है, तो अभी हम 5+2 रूल लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं और हमारे पास समय है। तो बिना रिवीजन के आप टॉपिक्स को भूल जाओगे। इस तरह से आपको रिवाइज करते हुए चलना है, यानी कि आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है और सैटरडे संडे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, सिलेबस पूरा करते रहेंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। 1 महीना बीतेगा, 2 महीना बीतेगा, 3 महीना बीतेगा, तीसरे चौथे महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। जो भी आपने टॉपिक्स लिखे हैं उन सब पर क्या हो जाएंगे, टिक लग जाएंगे। अब हमको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब जिस बुक से आपने शुरुआत में प्रैक्टिस करके देखा था कि आपके 30 नंबर आ रहे थे या 35 नंबर आ रहे थे, अब आप उससे प्रैक्टिस करके देखो आपके 45+ नंबर आ रहे होंगे। इन 45+ को कैसे बढ़ाएंगे, आप अपनी कमियों को ढूंढो कि आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, कहीं आपकी स्पीड तो कम नहीं है जिस वजह से सवाल छूट जा रहे हैं। इस तरह की कमियों को जब आप अपनी सुधारेंगे तो ये जो परफॉर्मेंस है 45+ का, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आपको अपनी स्पीड पर भी वर्क करना है, क्योंकि CBT 1 में आपकी स्पीड जो है वो बहुत मैटर करती है। तो कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जो हमने हम तक सीखा है वो ये है कि हम मॉर्निंग का समय हो तो मंडे टू फ्राइडे हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में मैथ रीजनिंग को पढ़ेंगे। ठीक, सैटरडे संडे को उसको रिवाइज करेंगे जो इन 5 दिनों में हमने पढ़ा है। ये बात समझ में आई सबकी। इसके बाद आता है अगला दिन, वो दिन है आता है अगला समय यानी दोपहर का। दोपहर को हमने साइंस बांध रखी है, तो हम साइंस को यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, हम साइंस पढ़ते जाएंगे दोपहर के समय अपनी 2 घंटे। और सैटरडे संडे को जो साइंस पढ़ी है हमने उसको रिवाइज करेंगे। हम बुक से रिवाइज नहीं करेंगे, दोबारा सुन लीजिए, जो हम रिवीजन करेंगे ये कभी भी हम बुक से ना करते हुए हमेशा जो उन नोट्स को प्रिपेयर किया उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, हम हमेशा रिवीजन अपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। आगे आता है शाम का समय या फिर रात का समय, जो भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, रात के समय में वही चीज़ हम मैथ और रीजनिंग के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक, और यहाँ पर हमारा सैटरडे संडे ये रिवीजन का था। आप चाहें तो इसको जिस तरह से यूटिलाइज़ करें, आप फ्री हैं। ठीक है, क्योंकि आज सुबह आपने कुछ पढ़ा नहीं तो उनके कुछ आपने सवाल किए नहीं। ठीक, तो वही चीज़ आ जाती है कि सैटरडे संडे की शाम को आप फ्री हैं, चाहें तो कुछ पार्टी करें, मज़े लें, या फिर और कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा समय GA को देना चाहें तो दे लें, आपकी मर्ज़ी है, पूरी तरह से आप पर डिपेंड है। ये स्लॉट इस समय खाली है दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने सिलेबस को आगे बढ़ते हुए चलना है। तो उम्मीद है ये पूरा जो टॉपिक है ये आपकी समझ में आया होगा, किस तरह से आपकी हेल्प हुई होगी, सिलेबस मिला, आपको पता चला कि आपको जो तैयारी शुरू करनी है। क्योंकि बहुत से बच्चे अटक जाते हैं इस चीज़ में कि आप तैयारी शुरू कैसे करनी है, तो ये सब उसी के लिए है कि भाई ऐसे शुरू करनी है। चलिए, आपके जो भी सवाल हों वो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बहुत देर हो गई, आधे घंटे से लगातार बोलते हुए मुझे। ठीक है दोस्त, थैंक यू।